वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम इन दिस क्लास। आज की हमारी क्लास है यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें हम बेसिकली आज साइटोस्केलेटन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स देखो। यूकैरियोट्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक मतलब बिफोर द न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के बारे में जब भी आपसे कोई पूछे कि एक यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हम लोग अगर उस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर हमें छोटे छोटे ऑर्गेनलीज देखने को मिलते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एक्सेप्ट द राइबोसोम्स और फ्लैजेला को छोड़ के हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर मोस्ट ऑफ द जो ऑर्गेनलीज हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, अब आपसे एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ऑर्गेनली हम लोग क्यों कहते हैं, जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उनको हम लोग ऑर्गेनली के नाम से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि समहाउ वो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये एक सिंगल सेल को स्टडी करके आप ये चीज पढ़ पाओगे कि कैसे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जिसमें ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहां पे उनके ऑर्गन जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वैसे ही हमारी सेल के अंदर वो ऑर्गेनलीज परफॉर्म करते हैं। मतलब सभी ऑर्गन्स का स्मॉल फॉर्म हमारा रिप्रेजेंट करता है एक सेल और उसके ऑर्गेनलीज। जैसे एग्जाम्पल के लिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियस हेड बॉडी है आपकी सेल का, बिकॉज इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, तो ये पूरी सेलुलर ऑर्गेनलीज को कंट्रोल करता है। समहाउ हम कह सकते हैं जस्ट लाइक योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम एनर्जी प्रोडक्शन वाली मशीनरी कहते हैं, राइबोसोम जो प्रोटीन को प्रोड्यूस करती है। मतलब जितने भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम उन्हें कहते हैं लिटिल ऑर्गन यानी कि ऑर्गेनलीज। ठीक है, तो आज हम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं और ये सारे ऑर्गेनलीज कुछ स्पेसिफाइड पोजीशंस पर प्रेजेंस है, जैसे कि न्यूक्लियस के अराउंड आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलती है, आपको नेट ऑफ गोल्गी apparatus देखने को मिलता है। इनकी जो एग्जैक्ट एक पोजीशन का फ्रेमवर्क बना हुआ है उसका रीजन होता है इनका साइटोस्केलेटन। मतलब ये कि एक यूकैरियोटिक सेल एक प्रोकैरियोटिक सेल को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, ऑब्वियस सी बात है हम लोग जब उन्हें डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स के पास नहीं है। बट एक और मेजर डिफरेंस होता है एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक सेल के बीच में, दैट इज एब्सेंस ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का मतलब हमारी बॉडी के अंदर, जैसे एक एनिमल की बॉडी के अंदर एक एंडोस्केलेटन होता है जो उसकी बॉडी को एक शेप एक साइज देता है, वैसे ही हमारी सेल्स के पास, हर यूकैरियोटिक सेल के पास एक साइटोस्केलेटन होता है। साइटो मतलब जो उसके साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट है, स्केलेटन जो उसको एक परफेक्ट शेप एंड साइज दे रहा है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके का कोई भी साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता जो प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल को डिफर करती है। ठीक है, हम इसी साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें दिख रहा है एक नेट लाइक सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे। दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज दिस साइटोस्केलेटन। ठीक है, इस साइटोस्केलेटन में आपको कई चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि हमारा सेंट्रोसोम, हमारे माइक्रोफिलामेंट। सेंट्रोसोम इज नॉट पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन ऑफ कोर्स, बट समहाउ जो सेंट्रोसोम बना होता है उसकी बेसिक यूनिट हमारी वही फिलामेंट्स होती हैं। ठीक है, सो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और कुछ हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको इस साइटोस्केलेटन में देखने को मिलते हैं। हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम एक सेल का इस तरीके से सेक्शन काटते हैं और उसको मैग्नीफाई करके ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल के अंदर ऐसे हमारे ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है और इन ऑर्गेनलीज के बीच में एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है।
अब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर है क्या? क्योंकि ये नेट लाइक स्ट्रक्चर आपकी सेल के अंदर एक फ्रेमवर्क को बनाती है, फ्रेमवर्क जिसकी वजह से सारे के सारे हमारे ऑर्गनली अपनी एक पोजीशन में रहते हैं, या कहें कि एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच नहीं होते, उनका अपना एक लोकेशन, अपना एक पोजीशन स्पेसिफाइड होता है इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जब एक यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स का क्या कंपोजिशन होता है, उससे हम लोग अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसका अगर आप बात करते हैं तो सबसे पहले उसकी पीएच हमारी होती है अराउंड pH of the eukaryotic cytoplasmic matrix is approximate 6 to 8 to 7, यानी कि ये somehow हम कह सकते हैं न्यूट्रल इसका pH होता है। मोस्ट ऑफ दी आपकी जो सेल है वो किसकी बनी होती है? वाटर की। 70% ऑफ दिस साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब ये वाटर भी जो होता है ना, ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो बल्क वाटर प्रेजेंट होगा सेल के अंदर, या फिर प्रेजेंट होता है फ्री वाटर। ठीक है, हम बल्क वाटर कह सकते हैं, फ्री वाटर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बाउंड वाटर। नाम से आपको समझ में आ रहा है, बल्क वाटर और फ्री वाटर का मतलब है ऐसा वाटर जो फ्रीली प्रेजेंट है। फ्रीली प्रेजेंट है मतलब ये कि ये जो वाटर आपका फ्रीली प्रेजेंट है उसको हम कह सकते हैं इट इज ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर। ऑस्मोटिकली एक्टिव वाटर। जो हमारा बाउंड वाटर होता है इट इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। अब इसका इनएक्टिव होने का रीजन क्या होता है कि बाउंड वाटर बहुत सारे प्रोटीन्स के साथ ये बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट इज नॉट फ्री। ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन के लिए यूज होता है। ये वाला जो आपका वाटर है यानी कि जो बाउंड वाटर है ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ऑस्मोटिकली इनएक्टिव है और यही ऑस्मोटिकली इनएक्टिव वाटर इट इज द साइट ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है ठीक है, सेल का साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स उसके अंदर हमें 70% देखने को मिलता है वाटर, और उसके अलावा हमें एक नेट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, आज हमारी क्लास इस साइटोस्केलेटन के बारे में ही है कि साइटोस्केलेटन के अंदर मेनली कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम उन साइटोस्केलेटन की कंपोनेंट की अगर बात करें तो आप सभी को पता भी है कि साइटोस्केलेटन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उसमें मेनली हमारा नाम आता है 3 कंपोनेंट का। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट कौन से हैं? सबसे पहला होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के बाद हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट के बाद हम देखते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, वन बाय हम इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। अगर मैं एक रफ आइडिया आपको यहां से दूं तो देखिए, हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, आप देखिए जो साइटोस्केलेटन है ना, ये आपका प्रोटीनियस इन नेचर होता है। प्रोटीनियस इन नेचर का मतलब है कि ये जितने भी आपके फिलामेंट है, आइदर इट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट या माइक्रोफिलामेंट, सारे के सारे हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, इनकी जो स्मॉलर बेसिक यूनिट होती है दैट इज प्रोटीन। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसका नाम कह रहा है कि ये कुछ छोटी छोटी हमारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, है ना। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो माइक्रोट्यूब्यूल समहाउ हमें कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ठीक है, सपोज ये हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने ड्रा कर लिया, ये माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो ऑब्वियस सी बात है ये इन तीनों टाइप के फिलामेंट में से सबसे हमारा एनलार्ज है। इसका डायामीटर जो होता है अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 4 to 5 नैनोमीटर तक का इसका डायामीटर होता है। अप्रोक्सीमेट
इसका बॉडी आपको 25 नैनोमीटर तक भी देखने को मिलता है, मतलब इसका डायमीटर आपको 25 नैनोमीटर तक भी देखने को मिलता है। इसके एक प्रोटीन का डायमीटर होता है 4 to 5 नैनोमीटर और इस पूरे माइक्रोट्यूब्यूल का डायमीटर आपको 25 नैनोमीटर तक देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट को अगर मैं यहां से ड्रॉ करूं तो एज कंपेयर टू माइक्रोट्यूब्यूल्स ये आपका लेस नैरो होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। राइट गाइस, और माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोफिलामेंट के केस में बिल्कुल थिन लाइक फिलामेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट में हम देखते हैं इसका जो डायमीटर होता है इट इज 8 to 10 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेट। ठीक है, और माइक्रोफिलामेंट जो सबसे थिन है उनका होता है 4 to 7 नैनोमीटर। ठीक है, तो हम डायमीटर के बेस पर भी अगर देखते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल हमारा सबसे आपका थिक वाला ट्यूब्यूल होता है, ये साइटोस्केलेटन का पार्ट है। इंटरमीडिएट फिलामेंट इज लाई इन बिटवीन द माइक्रोट्यूब्यूल एंड द माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट सबसे कम डायमीटर वाली आपके स्मॉल छोटे आपकी बिल्कुल नैरो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, वन बाय वन हम इन सारे फिलामेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। तो देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स का जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आप दिख रहा है, आपको यहां से दिख रहा है कितना ज्यादा थिक है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि ये होलो होते हैं। होलो स्ट्रक्चर है, 25 नैनोमीटर तक इनका डायमीटर होता है, लेकिन ये आपकी होलो सिलिंड्रिकल और सिलिंड्रिकल के साथ साथ ये अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आई थिंक वी शुड राइट डाउन इट हियर। हम वन बाय वन इनको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। राइट, माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने सबसे पहले क्या बात करी, 25 नैनोमीटर तक का इनका डायमीटर होता है, होलो स्ट्रक्चर है, होलो के साथ साथ ये सिलिंड्रिकल है, और ये बात हमने पहले ही कहा कि प्रोटीनियस इन नेचर है। तो प्रोटीनियस है तो कौन सा प्रोटीन का ये बना हुआ है हम यहां से देख लेते हैं। तो जिस प्रोटीन का मेन कंपोजिशन होता है दैट इज ट्यूबिलिन, और ट्यूबिलिन की भी यहाँ पे 2 सब यूनिट्स होती हैं जिसमें हमारी होती है, फर्स्ट वन इज अल्फा सब यूनिट एंड सेकेंड वन इज बीटा सब यूनिट, जिसके आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स बने होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का एक सेल की कंपोजिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला रोल तो इसका यही है कि ये आपके सेल की स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये मूवमेंट में हेल्प करता है। मूवमेंट के साथ साथ इसका अरेंजमेंट हेलिकल अरेंजमेंट होने की वजह से आप देखते हो कि सेल के अंदर जो सेंट्रोसोम्स है उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, सेल के अंदर सीलिया की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फ्लैजिला की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ बेसल बॉडीज की फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। तो हम यहां से राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडीज, और बेसल बॉडीज के साथ साथ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम्स के अंदर भी स्पेसिफिकली हमारी सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स के साथ हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है, ये सभी ही हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए होते हैं। हमेशा इनका जो असेंबली है वो एक हेलिकल अरेंजमेंट में होता है। हेलिकल अरेंजमेंट का मतलब एक माइक्रोट्यूब्यूल्स में आप देखोगे कि 2 सब यूनिट है, सपोज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होती है कि पहली सब यूनिट हमारी होगी अल्फा ट्यूबुलिन की, दूसरा जो सब यूनिट होगा वो होगा हमारा बीटा सब ट्यूबुलिन का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फा ट्यूबुलिन और ये हो गया हमारा बीटा ट्यूबुलिन। जब आप माइक्रोट्यूब्यूल्स के अरेंजमेंट की बात करोगे तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है कि समहाउ इनका अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि सपोज कीजिए ये हमारा एक सीलिया है, तो ये सीलिया के अंदर जो अरेंजमेंट शो करते हैं, ये सीलिया के अंदर अरेंजमेंट शो करते हैं 9+2 का। अब ये 9+2 अरेंजमेंट क्या है, देखिए हमने कहा अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन 2 यूनिट होती है ना, तो हम यहाँ पे 9 यूनिट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी 9 यूनिट्स। अब ये हमारी 9 यूनिट्स कैसे प्रेजेंट है, देखिए आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये सारी हमारी
ट्यूब्यूली माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूब्स है, जिसमें एक ट्यूब है हमारी ये, जस्ट इमेजिन दिस, ठीक है। एक ट्यूब है हमारी ये वाली, फिर एक ट्यूब हमारा ये है, देन उसके बाद ये हमारा एक ट्यूब है। कुछ इस तरीके से ये अरेंज होती है, ठीक है। ऐसे करके ये बहुत सारे ट्यूब्स मिलके और आपका ये एक माइक्रो पूरा हम लोग कह सकते हैं प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। किसकी फॉर्मेशन करती है? ऐसे ही मिलके ये हमारे प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन करती है। आई होप यू कैन इमेजिन दैट कि ये ऊपर से जो हमें राउंड राउंड बॉडीज दिख रही है ना, ये एक्चुअल में ऐसे हमारी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और क्योंकि ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके से हमारी ट्यूब नीचे की तरफ एक्सटेंडेड हो रखी है, ठीक है। ये चीज आप इमेजिन कर लोगे। सो आई कैन इरेज दैट पार्ट, ताकि आपको 9+2 का अरेंजमेंट मैं समझा सकूं कि किस तरीके से आपके 9+2 का अरेंजमेंट ये स्पेसिफिकली शो करती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल की खास बात क्या होती है कि इसमें इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, लिंक होता है, वो इस तरीके से होगा कि लास्ट वाली सब यूनिट का लिंक होगा आपकी फर्स्ट सब यूनिट से, फिर लास्ट वाले का फिर से अगेन सब यूनिट से, नेक्स्ट वाले की पहली सब यूनिट के साथ इनका लिंक होता है, ठीक है। तो अगर आपके माइक्रोट्यूब्यूल में 2 यूनिट प्रेजेंट है, तो हम उसे कह देते हैं ए बी लिंकर। ए बी लिंकर क्यों कहा? क्योंकि ये जो 2 सब यूनिट प्रेजेंट है ना, उसको मैंने एक को नाम दे दिया ए, दूसरी को नाम दे दिया बी। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम इनका लिंक देखते हैं, हम तो कहते हैं कि बी आपके ए के साथ लिंक होती है, ठीक है। बी ए के साथ लिंक होती है, इसीलिए हम कह देते हैं ए बी लिंकर, ठीक है। तो 9+2 का अरेंजमेंट समझ में आया। 9 का मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी पेरिफेरी पर अरेंज है और 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेंटर पर अरेंज होंगे। सेंटर पर कैसे अरेंज होंगे? लेट मी शो यू कि सेंटर पर भी ऐसे हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे और जिनके साथ अगेन वापस से हमारे जो पेरिफेरी वाले हमारे माइक्रोफिलामेंट है, वो कुछ इस तरीके से इनके साथ अटैच होंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक प्रोटोफिलामेंट की फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटोफिलामेंट जनरली हमें 9+2 के अरेंजमेंट में या हमें कई अरेंजमेंट स्पेसिफिक टाइप के शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि 9+2 का अरेंजमेंट हमें सीलिया में देखने को मिलता है। फिलामेंट की जो हमारे फ्लैजिला होते हैं, इन फ्लैजिला की बेसल बॉडी के अंदर हमें 9+0 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। और आपके सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल के अंदर भी हमें 9+0 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। 9+0 का मतलब 9 हमारे पेरिफेरी पर प्रेजेंट होंगे और 0 सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे होलो स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, होलो और अनब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके फंक्शन में हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि ये शेल की शेप को मेंटेन करते हैं, मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट में कैसे इन्वॉल्व होंगे? जब ये फ्लैजिला की और सीलिया की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सेल की शेप को मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी शेल के अंदर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। साथ ही साथ ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व होती हैं। इस चीज को आप इस इमेज से समझिए कि यहाँ पर देखिए कि हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये आप दिख रही है आपको ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स अनब्रांच स्ट्रक्चर होती है और सबसे थिकन पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का, और ये किस तरीके से एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसी के थ्रू आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी होता है, इसी के थ्रू आपके डिवीजन मूवमेंट होती है आपकी सेल की, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको दिख रहा है, इंटरमीडिएट जो माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में है। अगर हम उसकी थिकनेस की बात करते हैं तब भी हमें समझ आता है कि इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या है, और हम वैसे भी बात करें तो इंटरमीडिएट फिलामेंट इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। तो देखिए इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। यहां से आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेट 8 to 10 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और इंटरमीडिएट फिलामेंट की अगर फीचर्स की बात करें तो दीज आर टफ स्ट्रक्चर, और ये रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। रोप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मेनली जिस प्रोटीन के बने होते हैं वो होता है हमारा केराटिन प्रोटीन। केराटिन आपको पता है ना, हमारे हेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो हेयर है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना हुआ है। हम कहें कि ये हमारे फाइबरस प्रोटीन हम कह सकते हैं, फाइबर लाइक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बस आपको इतनी ही बात याद करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स की बात करते हैं, ओके।
देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स को अगर आप और भी अच्छे से देखें तो हमारी किस तरीके से इसके अंदर दोनों यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं। ये हमारा अल्फा ट्यूबुलिन है जो आपको डार्क में दिख रहा है, और ऊपर हमारा क्या है, बीटा ट्यूबुलिन है जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका अरेंज होंगे कि पहले अल्फा ट्यूबुलिन की यूनिट, फिर हमारा बीटा ट्यूबुलिन का यूनिट, फिर से वापस अल्फा का, देन बीटा, यानी कि एक ऑल्टरनेट मैनर के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे अरेंज होते हैं। ठीक है, यस। सो अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स की अगर हम बात करें, माइक्रोफिलामेंट सबसे पहले ब्रांच स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। इनके डायमीटर की बात करें तो 4 to 7 नैनोमीटर का इनका डायमीटर होता है। और माइक्रोफिलामेंट मेनली जिन प्रोटीन के बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। अब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से आपको याद आया होगा कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आपके जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इनके अंदर एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन हम कह सकते हैं दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। बिसाइड दिस अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, दीज आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोस्केलेटन protein. Clear? So microfilaments are contractile in nature. Right? Microfilament they may be scattered or organized into network. आपके साइटोस्केलेटन के अंदर, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और नेटवर्क की तरह ये ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकते हैं। इनके फंक्शन अगर हम बात करते हैं तो दे इन्वॉल्व इन सेल मोशन एंड शेप चेंजेस। जब आपके सेल को शेप चेंज करना होता है तो उसके अंदर हमारे माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होते हैं। मूवमेंट की अगर बात करते हैं कि जिस टाइप की मूवमेंट में आपके माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होंगे, तो देखिए अमोइबॉइड, ये जो आपका अमीबा होता है ना, अमीबा की जैसी अगर आपकी सेल को मूवमेंट शो करनी होती है तो उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। दोनों ही माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल दोनों ही आपकी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि जब सेल को अमोइबॉइड मूवमेंट शो करनी है मतलब वो माइक्रोफिलामेंट की वजह से शो कर रहा है, और जब आपकी सेल कैसे मूवमेंट शो कर रही है विद द हेल्प ऑफ सीलर फ्लैजिला की वजह से अगर मूव कर रही है तो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोफिलामेंट का जो हमारा मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ सेल की मूवमेंट में इन्वॉल्व होंगे, और मूवमेंट भी कैसी, अमोइबॉइड जैसी मूवमेंट, आपके सेल की स्पेसिफिक मूवमेंट अमोइबॉइड मूवमेंट। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के अंदर ये हेल्प करते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में ये हेल्प करते हैं। सेल के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये आपके स्कैटर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर भी ये बना सकते हैं। ठीक है, और प्रोटीनियस की बात हमने करी तो हमने कहा कि ये इस प्रोटीन के बने होते हैं एक्टिन और मायोसिन। इसीलिए जो हमारी मसल्स होती है उसके अंदर हमें सबसे ज्यादा माइक्रोफिलामेंट देखने को मिलता है, बिकॉज मसल आर कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और उस कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमारे माइक्रोफिलामेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। माइक्रोफिलामेंट के अंदर आप अरेंजमेंट देखोगे कि माइक्रोफिलामेंट के अंदर जो हमारे एक्टिन प्रोटीन्स है वो किस तरीके से एक हेलिकल फॉर्म में अरेंज होती है, उसकी सब यूनिट एक दूसरे के अराउंड ऐसे रैप्ड होती हैं हेलिकल फॉर्म में। आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स भी हेलिकल अरेंजमेंट शो करते हैं, बट इसमें हमारा एक ही प्रोटीन है दैट इज ट्यूबुलिन, और उसकी दो यूनिट होती हैं जो हेलिकल अरेंजमेंट शो करती हैं। बट एक्टिन फिलामेंट के अंदर हमारी इसकी सब यूनिट एक दूसरे के अराउंड ऐसे रैप हो जाती है। ठीक है, क्लियर? सो आई होप गाइज आपको साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा।